इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस पक्के से आते ही आते हैं। ठीक है, 2 से 3 सवाल इससे आते ही आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कूलम्स लॉ। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी और सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो कभी भी कोई बीच में लेक्चर मिस होता है तो अगले लेक्चर में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या आप मान के चलो कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या कैपेसिटेंस हो गया, ये सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है। तो हम लोग किसी भी लॉ में पहुंचने के पहले पहले तो ये समझते हैं कि चार्ज क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि जब चार्जेस किस में हैं, रेस्ट पे। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग बात करेंगे जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे, क्योंकि अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो जाएगा, जिसमें करंट फ्लो करती है चार्जेस के मोशन की वजह से। इस चैप्टर में हम लोग चार्जेस को रुका हुआ मानेंगे और रुके हुए चार्जेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ना, चार्ज क्या है? तो चार्ज सबसे पहले एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, ई इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है वो समझ लेते हैं। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि चार्जेस आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीजें तुम्हें पता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्जेस या तो पॉजिटिव पाए जाते हैं या नेगेटिव पाए जाते हैं। दो ही तरह के चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है। अगर चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे 3 कूलम -6 कूलम। अच्छा, यूनिट यहां पे लिख लो, कूलम। ठीक है। -6 कूलम, 9 कूलम, इस तरीके से हम चार्जेस को लिखते हैं। अगर हम चार्जेस को ऐसे लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर एक हमें डाउट मिल सकता है कि अगर दो चार्ज हैं, मान लो 3 कूलम और -3 कूलम, तो 3 कूलम और -3 कूलम में बड़ा चार्ज कौन होगा? 3 कूलम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उनके नाम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिर्फ उनके नाम है। मैथमेटिकली +3 -3 से बड़ा है। लेकिन जब चार्जेस की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि +3 कूलम -3 कूलम से बड़ा है। +3 कूलम खाली बता रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी रखता है, और -3 कूलम बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी रखता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ उनके नाम है और कुछ नहीं है। उनके नाम चिंटू पिंटू भी कह सकते थे। ठीक है। पर जिसने चार्ज को बताया उसने पॉजिटिव नेगेटिव कह दिया, तो जैसे चिंटू चार्ज है कि पिंटू चार्ज, तो चिंटू पिंटू में कौन बड़ा है वे नहीं पता। समझ में आ रही बात? तो ये सिर्फ उनके क्या है, नाम है। आप ये नहीं कहोगे कि +3 कूलम -3 कूलम से बड़ा है। ठीक है। तो हम ये इसमें पॉइंट में ये मैं लिख देता हूं कि चार्ज ऑफ +3 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ -3 कूलम, बट दे आर अपोजिट इन नेचर। उनका नेचर अपोजिट है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि +3 कूलम का चार्ज -3 कूलम के चार्ज से बड़ा है, ये कहना गलत होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, चार्जेस आर एडिटिव।
चार्जेस आर एडिटिव का सिंपल मतलब ये है कि जैसे हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं चार्जेस की, तो अगर हमसे बोला जाए कि हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस आर एडिटिव के अंदर, मान लो हमारे हमसे कहा जाए कि हमारे पास 3 कूलम है, -5 कूलम है, -2 कूलम है, 6 कूलम है, तो हमसे बोला जाए कि टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इनको सिंपली आपको ऐड करना है। 3 -5 -2 +6, तो ये 639 -2, ये आ जाएगा 2 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस को आप सिंपली ऐड कर सकते हो, इनके पास डायरेक्शन नहीं होते। एक डाउट जो रहता है कि जो मैंने पहले भी बताया है कि देखो, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। वेक्टर के पास डायरेक्शन है, और जिनके पास डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि सर चार्ज भी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव कैसे हो गई। मैं फिर से कह रहा हूं, ये इनके नाम है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनके नाम है। स्केलर क्वांटिटी है तो रहना चाहिए हमेशा पॉजिटिव, लेकिन ये इनके नाम दिए गए हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, ये सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए नाम दिए गए हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होने के कारण वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन यहां पे नेगेटिव सिर्फ उनके नाम दिए गए हैं उनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बात समझ में आई। इसलिए यहां पर हमको सीधे सीधे इनको ऐड कर देना है जब भी टोटल चार्ज पूछेगा। अपोजिट प्रॉपर्टी है ना, एक राइट है तो मतलब एक अपोजिट रखते हैं दोनों, तो हम जब ऐड करेंगे तो भाई एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बिना डायरेक्शन के कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज अपोजिट है, ठीक है। इसलिए आप चार्जेस को सिंपली ऐड कर सकते हो, तो चार्जेस आर एडिटिव। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, और क्या प्रॉपर्टी है चार्ज की, कौन बताएगा। चार्जेस क्वांटाइज होते हैं, और कुछ। चलो क्वांटाइज ही लिख देते हैं, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब, चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज ई। जो मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है या प्रोटॉन का है, उससे छोटा कोई भी चार्ज जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी बॉडी पे जो चार्जेस होंगे वो उसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ठीक है। मतलब किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, या 100 इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे n इंटीजर है, और इंटीजर 1 2 3 कोई भी इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक। नोट किया, ओके। जैसे मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, और हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से निकाला और इस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक बॉडी से निकालकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये वाली बॉडी कैसे चार्ज होती जाएगी,
पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो। तो अब इसके पास कितना चार्ज हो गया है, +3 का, और इसके पास कितना हो गया है, -3। तो भाई जो चार्ज है वो किसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई ही आएगा, क्योंकि चार्ज जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही बनता है। आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हो या उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो या उस बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर रहे हो, ये चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, प्रोटॉन के कारण नहीं होता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर मुझसे कहा गया कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनी होगी, इलेक्ट्रॉन को निकाल के। तो कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज बनी है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, और किस बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया है तो उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता जा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज होता जा रहा है। ठीक, प्रोटॉन के ट्रांसफर से कोई भी चार्ज बॉडी पर नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, बॉडी गेट्स चार्ज बाय ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट प्रोटॉन्स। ठीक है, बॉडी को चार्ज अगर करना है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर एक से दूसरी बॉडी पे कर सकते हैं, तभी बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगी। बट आगे मैं कई बार ऐसा कहूंगा कि एक बॉडी है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज क्यू दे दिया, क्या ये पॉसिबल है पॉजिटिव चार्ज क्यू देना? नहीं है। तो एक्चुअली इसको पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाया गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहूं कि चार्ज दिया गया है तो वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा कहेंगे कि बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, बट कभी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज अगर करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सवाल बन सकता है कॉन्सेप्चुअल सवाल में कि एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो क्या क्या हो सकता है। हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला, हमने प्रोटॉन को दिया, तो ऐसे कोई ऑप्शन हो सकते हैं। प्रोटॉन का कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जो भी ट्रांसफर होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई कि हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो भाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेंगे, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरा ही निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पूरा ही निकलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो +3 का चार्ज है, 100 निकलेंगे तो 100 ही, 1000 निकलेंगे तो 1000 ही। तो चार्ज जो बॉडी पे आ रहा है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा इसके ऊपर। Find the number of electrons in the charge of -1 कूलम। -1 कूलम का चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए गए होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को देने से उसके पास -1 कूलम का चार्ज आया होगा? ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना? नहीं, 96500। 1 फैराडे 96500 होता है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने देने पड़े होंगे? 6.25 10⁻18। कहां से आया भाई? वहीं से आया जो मैंने आपको बताया, Q = NE। अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो E भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो E भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो Q -NE लिखो, +Q N इंटू E लिखो, या -Q N इंटू -E लिखो, दोनों एक ही बात है।
ठीक है, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब अल्टीमेटली आपको Q इज इक्वल टू एन यूज करना है। तो Q कितना है? Q है 1, या यहां यूज करो, यहां करो, Q कितना है 1, N कितना है बताना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10 की रेज़ टू माइनस 19। मतलब आपको यह समझना है कि इतना 1 कूलम का चार्ज बनाने में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया गया होगा, और हर इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 10 रेज़ टू माइनस 19 का चार्ज है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, कितना आता है ये? 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा, या इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो कभी भी कहेगा इस बॉडी के पास 5 कूलम का चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? तो 5 कूलम में चार्ज को 5 रख दोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता है, कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, वो निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां तक हमने पहली प्रॉपर्टी सीखी कि चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, दूसरा सीखा चार्जेस एडिटिव होते हैं, तीसरा सीखा चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूं। मास ऑफ बॉडी changes with velocity, but charges do not change with velocity। ठीक है, किसी भी जो बॉडी में जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। कैसे? आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला बताया था कि मास कैसे वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो उसने ये कहा कि अगर किसी बॉडी का रेस्ट मास एम नॉट का है, ठीक है, और अगर ये बॉडी किसी वेलोसिटी से चलने लगेगी, तो इसकी वेलोसिटी के चलने के कारण इसका जो मास होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मान लो ये जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो गई, बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो गई, तो क्या c/c 1 हो गया, डिनोमिनेटर में जीरो बचा, और डिनोमिनेटर जीरो, तो उसका मास कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती है, बॉडी का मास भी बढ़ता जाता है, और बॉडी अगर लाइट की स्पीड से चलने लगेगी, उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आइंस्टाइन की इस इक्वेशन के हिसाब से व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, मास ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो चीज बदल रही है वो वेरिएंट है, और यहां पे मैंने लिखा इनवेरिएंट, मतलब चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो चीज स्पीड के संग नहीं बदल रही है वो इनवेरिएंट है, और चार्जेस नहीं बदलते हैं तो चार्जेस इनवेरिएंट होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो याद भी नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि चार्जेस इनवेरिएंट होते हैं, स्पीड के संग उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। और कोई पॉइंट बचा है इसमें?
मतलब ये तुम्हें पता ही है बट ठीक है, लिख लेते हैं। Like charges repel each other and unlike charges attract each other. ठीक है, तो लाइक चार्जेस हम रिपेल करते हैं, मतलब दो पॉजिटिव रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गई चार्जेस की प्रॉपर्टीज। अगला आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। बॉडी को चार्ज करने के डिफरेंट तरीके क्या है? तुम कोई तरीका बताओ, किया होगा तुम लोगों ने। हाँ, फ्रिक्शन की वजह से रब करते हैं तो वहां पे चार्ज डेवलप होता है, तो नहीं शायद स्केल होता है, स्केल से किया था। स्केल को अगर किसी कपड़े से रब करते हैं या हेयर से रब करते हैं तो चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, बिकॉज आप जब रब करोगे तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। हीट एनर्जी से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो एक नेगेटिवली चार्ज होगी, एक पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो जो पहला मेथड है चार्ज करने का किसी भी बॉडी को, दैट इज बाय रबिंग two bodies against each other। ठीक है, जब दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी is generated which ionize atoms of one body and electrons so emitted transfers to another body। तो ऑब्वियसली इसमें एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ, कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल आए तो याद रहेगा। पहला है ड्राई हेयर और कॉम्प। अच्छा, इसमें यह भी याद रखना कि पॉजिटिव किसके पास आएगा, नेगेटिव किसके पास आएगा। तो इधर के जो लोग हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है, इधर जो होगा वो नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो ड्राई हेयर एंड कॉम्प। दूसरा होगा वुल एंड एम्बर। तीसरा है ग्लास रॉड एंड सिल्क। ये याद रखना कि किसके पास पॉजिटिव है किसके पास नेगेटिव है, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। हाँ, रस्सी।
चेन। वो इसलिए क्योंकि कोई भी चार्ज अगर डेवलप होगा ट्रक में, ठीक है, उस चार्ज के डेवलप होने से वो चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि अगर वो अर्थ से तुम कनेक्ट नहीं करोगे तो वो चार्ज उस ट्रक के अंदर ही रह जाएगा, जिससे एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहेंगे। तो बेसिकली सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर करने का तरीका होता है, इसको अर्थिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, घर में भी अर्थिंग यूज होती है, ठीक है, उसको अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, हाँ। चलो, तो ये हो गए कुछ तरीके। ये एम्बर एक मटेरियल होता है, कुछ और नहीं। मतलब बेसिकली मेरे ख्याल से ज्वेलरी जो बनाते हैं उसमें इस तरह का मटेरियल यूज होता है, उसको कहते हैं। तो ऐसा कोई ये कोई वो नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, मतलब एक मटेरियल का नाम है। ठीक, ये हो गया। दूसरा होगा, ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ये है दूसरा तरीका, कंडक्शन। पहला तरीका सिंपल, दूसरा तरीका कंडक्शन। ठीक है, अब कंडक्शन में क्या होता है? मैंने तो ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि जो ब्लैंकेट्स होते हैं, रात में अंधेरे में अगर उसमें ऐसे हाथ मारो तो स्पार्क जैसा दिखता है। ठीक है, वो चार्ज ही है। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट का चार्ज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चार्ज होता है। ऐसा भी होता है कि जब दो लोग आपस में टच करते हैं तभी भी करंट लगता है, वो चार्ज का ट्रांसफर है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में भी चार्जेस हैं, और कितने चार्जेस हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहती हमारी बॉडी, या तो कुछ नेट नेगेटिव होता है या कुछ नेट पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से ग्राउंड और हमारे बीच में कुछ चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है, तो हमारे भी अंदर भी कुछ चार्जेस होते हैं। और जैसे ही कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो अगेन चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो एक झटका लगता है। ठीक है, ओके। तो दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब when two conductors brought in contact brought in contact with each other brought in contact with each other or connected by wire or connected by conducting wire, then charges will transfer from one body to another. To finally make their potentials equal। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके आगे हम लोग कई न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। तो कंडक्टर के पास क्या है कि ये सिर्फ कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, ये इंसुलेटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दो कंडक्टर अगर हैं, हम उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आए, ठीक, या हम उन दो कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, तो उनमें आपस में वो तब तक चार्ज ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक वो दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। अभी हमने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो कि जब तक उनके पोटेंशियल बराबर नहीं होंगे वो चार्ज एक दूसरे पर ट्रांसफर करते रहेंगे। जैसे दो बॉडीज अगर अलग टेम्परेचर पर हैं और दोनों बॉडी को अगर तुम कांटेक्ट में ले आओ तो हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों के सेम टेम्परेचर नहीं हो जाते हैं। वैसे ही पोटेंशियल है कि दो बॉडीज अगर अलग अलग चार्जेस रखी हैं और उनको तुम कांटेक्ट में ले आओ तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते हैं। चार्ज बराबर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बराबर होने चाहिए। तो एक बड़ा स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, आपने दोनों को कांटेक्ट में ले आए तो हीट ट्रांसफर हुई। कब तक हुई? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो गए। लेकिन क्या टेम्परेचर बराबर होने का मतलब है दोनों ने बराबर हीट रखी है अपने पास? नहीं, बड़ा स्फीयर बड़ी हीट ज्यादा हीट रखा होगा और छोटा स्फीयर कम हीट रखा होगा, बस टेम्परेचर उनके बराबर हो गए हैं। वैसे ही दो चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होते। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आगे यूज करना है, लेकिन मैं अभी से उसको बताऊंगा और हम इसको न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। कोई भी स्फीयर अगर होता है, कोई भी स्फीयर होता है, और अगर हमने इसमें कोई भी चार्ज दिया है, कोई भी चार्ज दिया हुआ है,
ठीक है। इसके पास मान लो चार्ज Q का है, तो जिसका पोटेंशियल होता है इसका फॉर्मूला होता है KQ/R, इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है। तो कोई भी स्फीयर जिसके पास चार्ज Q है, रेडियस R है, तो उसका पोटेंशियल KQ/R के बराबर होता है। ठीक है। और अगर दो बॉडीज को कांटेक्ट पे लाएंगे तो फाइनली क्या इक्वल होने वाला है? फाइनली क्या होने वाला है? उनका पोटेंशियल दोनों का इक्वल होने वाला है। मतलब अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया है तो V तो इक्वल हो गया है, K कांस्टेंट है। V इक्वल हो गया है, K कांस्टेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फाइनली जो बॉडी के पास चार्जेस हैं वो उनके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। इंपॉर्टेंट। तो अगर हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में ला रहे हैं, वो दो बॉडीज स्फीयर ही होंगे, जो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं स्फीयर के लिए बनते हैं। तो दो स्फीयर को अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों के फाइनली पोटेंशियल तो इक्वल हो जाएंगे, बट चार्जेस इक्वल नहीं होंगे। चार्जेस उनके रेडियस पर डिपेंड करेंगे, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा चार्ज। क्लियर है बात? अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सिक्स कुलम, 3 कुलम या 2 कुलम। ठीक। ये दो चार्जेस हैं और दोनों के रेडियस आर है। ये बताया गया दोनों के रेडियस आर है। जब इन दोनों को हम आपस में कांटेक्ट में ले आए, या इन दोनों को हम अगर एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, तो हमने यही सीखा ना कि फाइनली इन दोनों के पास पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं होगा चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तो अगर इन दोनों के रेडियस आर आर बराबर हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब रेडियस बराबर हैं तो ये दोनों चार्जेस को क्या करेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। टोटल चार्ज को आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि रेडियस अगर बराबर है तो चार्ज भी तो बराबर होना चाहिए। तो जब हम इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा? ठीक है। अभी मैं इसको कांटेक्ट में नहीं लाया हूं। ठीक है, अभी ये कांटेक्ट में नहीं है, स्विच खुला हुआ है। ठीक है। अब जैसे ही हमने स्विच को बंद किया ये कांटेक्ट में आ गए। कांटेक्ट में आने के बाद टोटल चार्ज के 8 कुलम का था, ये 4 कुलम रख लेगा, ये भी 4 कुलम रख लेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर अगर रेडियस बराबर है तो दोनों आधा आधा चार्ज आपस में बांट लेते हैं। 10 कुलम -4 कुलम, रेडियस इक्वल, क्या होगा? टोटल चार्ज कितना है? 6 का है, आधा आधा बांट लेंगे, 3 कुलम 3 कुलम। ठीक है। टोटल चार्ज को आधा आधा बांट लेंगे अगर दोनों के रेडियस बराबर हैं। फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव रखें या नेगेटिव लेते हैं, जितना भी है उसको आधा आधा दोनों को बांटना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हंड्रेड कुलम 80 कुलम, रेडियस आर, रेडियस 3R। स्विच खुला था, स्विच बंद किया, फाइनल चार्जेस क्या होंगे? अब रेडियस इक्वल नहीं है तो चार्जेस बराबर तो बांटेंगे नहीं है दोनों, और चार्जेस किसके प्रोपोर्शनल है? उनके रेडियस के। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा चार्ज। ठीक है।
तो कैसे हम करेंगे? ठीक है, हमको पता है कि चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो आप एक इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, इसका मतलब जिस रेशियो में रेडियस होगा, क्या उसी रेशियो में चार्ज होगा? रेडियस किस रेशियो में है? 1:3, तो चार्जेस भी होंगे 1:3 के रेशियो में। इसका मतलब अगर इसके पास x का चार्ज होगा तो इसके पास 3x का चार्ज होगा, और ये दोनों चार्जेस का सम, क्या इनके टोटल सम के बराबर होना चाहिए? क्योंकि टोटल चार्ज तो फिक्स है। तो क्या लिखोगे यहां पे? यहां पे हम लिखेंगे कि x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। जिस रेशियो में रेडियस है उसी रेशियो में चार्ज है। ठीक, रेडियस है r:3r, मतलब 1:3, तो चार्जेस पे लिख दो x और 3x। अब इन दोनों चार्जेस का सम टोटल 180 के बराबर कर देंगे। x की वैल्यू 180/4 कितना, 45 आएगा। x अगर 45 आ गया है तो उसके पास 45, इसके पास 135, ये इनके चार्जेस हो जाएंगे। समझ में आ गया तरीका? और ऐसा नहीं कि सिर्फ दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए ही काम करेगा। हो सकता था कि इसके पास 100 होता, इसके पास -80 होता। अगर ये 100 होता और ये -80 होता तो टोटल कितना होता? 20। तो हम लिखते x और 3x का सम 20, वहां से भी x को निकालते फिर 3x को निकालते। ठीक है, हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं। ठीक है, कॉपी सी से होता है ना। ठीक है, 3 स्फीयर्स हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं। इसके पास चार्ज है Q का, इसके पास जीरो चार्ज है, मान लो जीरो चार्ज, और इसके पास -Q का। ठीक है, स्फीयर्स के नाम हैं ABC, तो इस स्फीयर को कहते हैं A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं C। आपको बताना है कि फाइनल चार्जेस हर स्फीयर में कितने होंगे जब हमने सबसे पहले क्या किया कि A और B को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं। कांटेक्ट में लेके आए, अलग कर दिया, या तार से जोड़ दिया फिर अलग कर दिया। जैसे अभी हमने इसको तार से जोड़ा ना, तार से जोड़ने के बाद जब अलग कर दोगे तो उनके पास जो चार्जेस थे वो रह जाएंगे, वो उनके पास फाइनली रह जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी को कांटेक्ट में लाए, फिर बी और सी को लाए, फिर सी और ए को लाए। फाइनल चार्जेस क्या होंगे यहाँ पे बताने, जब ए और बी को किया तब क्या होंगे, बी और सी किया तब क्या होंगे, फिर सी और ए किया तब क्या होंगे।
आ गया आंसर। जब ए और बी को टच करेंगे तो सब आइडेंटिकल हैं, तो क्या आधे आधे चार्जेस बांट लेंगे। आधे आधे चार्जेस को बांटने के बाद इसके पास कितना होगा, Q/2, इसके पास Q/2। इसको तो अभी कांटेक्ट में लाए नहीं है, तो जो था वो उसके पास रहेगा। ठीक, फिर बी और सी को कांटेक्ट में लाएंगे। जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना है वो अपने पास रखा रहेगा। अब ये दोनों जो टोटल चार्ज उसको आधा आधा बांट लेंगे। टोटल चार्ज कितना है, इन दोनों का सम -Q है, तो -Q का आधा -Q/2 इसके पास, -Q/2 इसके पास। ठीक, अब लास्ट में ए और सी कांटेक्ट में लाएंगे तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी जितना था उतना रखा रहेगा। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है, 0। तो इन दोनों के पास फाइनली 0 चार्जेस होंगे। ठीक है, कहाँ पे कोई गलत किया है मैंने, कहाँ पे, बी सी में, बी और सी में -Q 0 माइनस, तो इस पे क्या गलती है, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हो, तो सेकेंड पॉइंट पे ये दोनों को करेंगे तो -Q/2 -Q/2। अरे नहीं 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 नहीं, इनिशियली से फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियली क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, टोटल कितना है इससे फर्क पड़ता है। तो टोटल कितना था, टोटल इन दोनों को मिला के, अच्छा ठीक है, टोटल इन दोनों को मिला के बी और सी को मिला के टोटल कितना है, -Q/2। हाँ ठीक है, मैंने गलती करी है यहाँ पे, तो उसका आधा हो जाएगा, राइट। ठीक है, देखो क्या क्या मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दी है। ठीक है, जब ये दोनों कांटेक्ट में आ चुके हैं तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो चुका है। ठीक, बी और सी जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये कितना है फर्क नहीं पड़ता, अब बी और सी ये रखे हुए हैं और इन दोनों का सम कितना है, -Q/2। तो ये -Q/2 को आधा आधा बांटेंगे, तो -Q/4 और -Q/4 आधा आधा बांटेंगे। ठीक, -Q/4 -Q/4 हो गया। अब जब ए और सी कांटेक्ट में आएंगे तो इन दोनों का सम कितना है, Q/2 और -Q/4 का सम कितना होगा, Q/4। इन दोनों का सम है Q/4 और ये दोनों Q/4 को आधा आधा बांटने वाले हैं, तो Q/8 इसके पास, Q/8 इसके पास, और ये जितना था उतना ही रखेगा, -Q/4 होगा। हाँ ये होगा, ठीक है, कैलकुलेशन गलती की थी उस समय, लेकिन ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है फिर से समझ लेते हैं। अगर चार्जेस सॉरी अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो वो दोनों चार्जेस को बराबर बराबर बांटेंगी। ठीक है, Q 0 और -Q, क्योंकि A और B को कांटेक्ट में ला रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को देखना है, टोटल चार्ज दोनों को मिला के कितना है, Q। तो ये टोटल चार्ज Q को आधा आधा बांट लेंगे, Q/2 बांट लेंगे, और ये जितना था वो उतना ही इसके पास रहेगा। ठीक, तो जब हमने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया तो टोटल चार्ज को आधा आधा बांट लिया गया। ये ए और बी हो गए, फिर बी और सी को कांटेक्ट में लाना है। तो जब इनको कांटेक्ट में लाना है तो अब ये चार्जेस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब बी के पास इतना है और सी के पास इतना है, अब ये चार्जेस जो है इनसे फर्क पड़ेगा। तो जब बी और सी को कांटेक्ट में लाएंगे तो इनको मिला के टोटल कितना है, टोटल कितना है, ये टोटल है -Q/2। तो इस -Q/2 का आधा -Q/4,
एंड माइनस क्यू बाई फोर दोनों ने बांट लिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इन्होंने तो आधा आधा बांट लिया, लेकिन वो अपना अकेले रखा था, उसके पास जो चार्ज था उसके पास रह गया। ठीक, अब लास्ट में लाते हैं सी और ए को कांटेक्ट में। तो सी और ए को कांटेक्ट में लाते हैं तो सी के पास कितना है, माइनस क्यू बाई फोर, ए के पास, दोनों को जोड़ेंगे क्यू बाई फोर आएगा। उस क्यू बाई फोर का आधा क्यू बाई एट, आधा क्यू बाई एट दोनों रख लेंगे, ये जितना था उसके पास उतना रह जाएगा। अभी क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको कोई स्फीयर दिए होंगे तो। इसमें एक और चीज पूछ सकता है, मैं वो भी बता देता हूं। और वो एरोज कहाँ गए सारे? हाँ, ठीक है। आ, एक और मैं चीज यहां बता देता हूं, आगे हमको यूज पे होने वाली है। 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। हम लोगों ने मास डेंसिटी पढ़ी है, पढ़ी है? 3 तरह की पढ़ी है, कौन कौन सी? लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वही यहां पर भी है, 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी है। पहली है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तब यूज करते हैं जब चार्ज को किस में बांटा गया है, लेंथ में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर कोई मान लो कोई रॉड है, इस पे हमने चार्ज को बांटा हुआ है लेंथ में, तो अब यहां पे हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। हो सकता है इसके पास हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज को बांट दिया, तो अगर हमने इस पे ले जाकर टोटल चार्ज लेट से Q का दिया है, और इसकी जो लेंथ है वो लेट से L के बराबर है, इसकी जो लेंथ है वो L के बराबर है, तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला? लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू, बेसिकली चार्ज बाय लेंथ होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, और इसको हम लिख सकते हैं Q बाई L। तो अगर हमने Q का चार्ज दिया है L की लेंथ में, तो चार्ज एक लेंथ पे बटा हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज Q डिवाइडेड बाई L। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी भी तो ऐसी ही होती थी, बस वहां पे मास बाय लेंथ आता था, यहाँ चार्ज बाय लेंथ आ रहा है, एग्जैक्टली सेम है। वहां पे मास मास डिस्ट्रीब्यूटेड था लेंथ पे, तो मास बाय लेंथ आता था, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज बाय लेंथ आ जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको यह भी तो बताया था कि अगर हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, कोई भी हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं इसमें, लेट्स से हमने यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर किया, ये जो एलिमेंट कंसीडर किया इसके पास कुछ चार्ज dq का होगा या q का होगा, लेट्स से अगर इसके पास चार्ज q का है और इसकी लेंथ x की है, तो क्या हम इसको इक्वल कह सकते हैं q बाई एक्स के? ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, देखो डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो यूनिफॉर्म होती है। जैसे पानी है, कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो उस पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की है। एक ग्लास से पानी बाहर निकाल लो, पानी की डेंसिटी सेम रहेगी। पानी की डेंसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, तो जो भी चीज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है वो डेंसिटी है। मास डिपेंड करेगा, कंटेनर में अलग पानी का मास है, ग्लास में अलग पानी का मास है, पानी का मास क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसी क्वांटिटी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उनको क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक क्वांटिटीज, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक, और इंट्रिंसिक या इंटेंसिव वो होती हैं जो क्वांटिटी मास पर डिपेंड नहीं कर, जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो डेंसिटी एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव क्वांटिटी हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस रॉड की पूरी डेंसिटी निकालो या इस छोटे से पार्ट की डेंसिटी निकालो, वो सेम आएगी। तो पूरे पार्ट की डेंसिटी निकालनी है तो पूरा चार्ज बाय पूरी लेंथ, इतने की डेंसिटी निकालनी है इतना चार्ज बाय इतना लेंथ, लेकिन दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, जब तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। ठीक है। और इसमें चार्ज को सरफेस में बांटा जाता है, तो सरफेस में बांटने का मतलब जैसे मान लो स्फेयर ही है, चलो स्फेयर का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो कहोगे स्फेयर के पास वॉल्यूम होता है, लेकिन हम एक ऐसा स्फेयर ले रहे हैं जहाँ पे चार्ज सिर्फ उसकी सरफेस में बांटा गया है, तो ये स्फेयर हो गया। ठीक है। और चार्ज जो है वो सिर्फ इसकी सरफेस पर है, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ सरफेस पर है। तो चार्ज अगर इसकी सरफेस पर है तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सिग्मा से रिप्रेजेंट करी जाती है। इट इज डिफाइंड एज चार्ज बाई एरिया, मतलब Q बाई 4πr²। अगर ये Q का चार्ज तुमने दिया है, ठीक है, Q का चार्ज दिया है, इसका रेडियस R के बराबर है, तो Q बाई 4πr², 4πr², ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, अंदर नहीं है। और थर्ड आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पे जो चार्ज है ये इसके पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ है। ठीक है, मतलब चार्ज ऐसा नहीं खाली सरफेस पे है, बल्कि पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ है। और चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में बटा होगा तो हम इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, जो रो के सिंबल से रिप्रेजेंट होती है। ये होता है चार्ज बाय वॉल्यूम का रेशियो, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 4/3πr²। ठीक है, तो तीन तरह की चार्ज डेंसिटी हमें चैप्टर में आगे भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि पहले आगे आ गई तो हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ लिया है, तो आगे मैं इसका यूज करूंगा जब भी जरूरत पड़ेगी। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी हैं। लीनियर मतलब लेंथ, सरफेस का मतलब किसी एरिया पे है, खाली सरफेस पर है, और तीसरा है वॉल्यूम, जहां पे पूरे वॉल्यूम पे चार्ज को बांटा गया होगा। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे कि चार्ज का ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, तो जो कंडक्शन में मतलब कंडक्टर्स यूज होते हैं, और जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो चार्ज होता है वो सिर्फ उनकी सरफेस पे होता है। आगे बताऊंगा क्यों होता है, बट अभी ये मान के चलो कि कंडक्टर को अगर तुम चार्ज दोगे तो कंडक्टर का चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं रहता है। भले ही वो सॉलिड स्फेयर हो, तुम उसको चार्ज दे दो, वो चार्ज जाके उसकी सरफेस पे ही इकट्ठा हो जाता है, कभी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रह पाता है। उसका क्या कारण है मैं बताऊंगा बाद में, बट ये होता है। ठीक है, तो हम लोग जो कंडक्टिंग स्फेयर की बात कर रहे थे अभी, उसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगानी होगी इन तीनों में? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि चार्ज कंडक्टर की हमेशा सरफेस पे ही पाया जाएगा, कभी भी कंडक्टर में चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो एक बार वहां पे जो हमने किया था उसको फिर से बता दूं, या इस पॉइंट को लिख लेते हैं। इन कंडक्टर्स, चार्जेस आर ऑलवेज distributed on its surface only। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर होगा, चार्ज हमेशा सिर्फ उसकी सरफेस में ही पाया जाएगा, उसके वॉल्यूम में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कोई होगा तो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है
जिसमें दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है। एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे की भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्जेस नहीं दिए, चार्ज डेंसिटीज दी हैं। बोलता है कि जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो फाइनली दोनों के पास क्या क्या चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कांटेक्ट में लेके आए, तो फाइनल चार्जेस नहीं, फाइनल चार्ज डेंसिटीज पूछा गया है। तो कहता है कि इन दोनों की फाइंड फाइनल चार्ज डेंसिटीज। कौन सी डेंसिटी? सरफेस चार्ज। फाइंड फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हो गया? नाइन बाई एट। नाइन बाई एट सिग्मा। चलो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन हमको दिया जरूर है सिग्मा के टर्म में, लेकिन पहला काम होगा कि हम इनमें चार्जेस निकालें, क्योंकि हमको ये पता है कि चार्जेस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चार्जेस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका अगर सिग्मा है तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके पास जो चार्ज होगा Q1 वो सिग्मा इंटू 4 पाई r² होगा। कहाँ से आया भाई? इसी फॉर्मूले से आया कि अगर आपको सिग्मा पता है और सरफेस एरिया पता है तो सिग्मा को 4 पाई r² से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इस स्फीयर पे चार्ज निकाल लिया, सिग्मा इंटू 4 पाई r²। इसके पे चार्ज निकालते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। तो 2r का होल स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 16 सिग्मा पाई r²। ये बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं Q मान लूंगा, इसको मैं Q मान लूंगा। और अगर ये Q है तो ये कितना हो गया? 4Q। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन इसमें बदल चुका है कि दो स्फीयर के पास Q और 4Q के चार्जेस है, Q और 4Q के चार्जेस हैं, और जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो रेडियस के रेशियो में होंगे। तो अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, तो इसके पास चार्ज x होगा, तो इसके पास चार्ज,
और इन दोनों का सम कितना होगा 4q, और q का सम मतलब 5q। ये समझ में आ रहा है? तो अब मैं लिख सकता हूं कि x और 2x का जो सम होगा ये टोटल चार्ज 5q के बराबर होगा, मतलब x की वैल्यू 5q/3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 5q/3 आ गई। तो क्या मेरे को उसके ऊपर चार्ज पता चल गया? इसके ऊपर चार्ज पता चल गया। चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, वहां से उसकी चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो यहां पे अगर मुझे इसकी चार्ज डेंसिटी लिखनी है सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 को मैं लिखने वाला हूं सिग्मा 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 4 पाई r²। एक्स की वैल्यू हमको मिल गई है 5q/3, तो 5q/3 बाई 4 पाई r², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, Q इंटू या ऐसा कह सकता हूं मैं कि सिग्मा था कितना, सिग्मा था कितना। तो तुम अगर यहां पे देखो तो इस सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा की जो वैल्यू है वो है q/4 पाई r²। ये सिग्मा की वैल्यू है। और जहां पर भी मुझे q/4 पाई r² लिखेगा, क्या वहां पे सिग्मा लिख सकता हूं? तो q/4 पाई r² को अगर मैं सिग्मा लिख दूं तो ये क्या मिलने वाला है 5 सिग्मा/3। ये बात समझ में आई? तो फाइनल आंसर का 5 सिग्मा/3 लिख दिया। उसी तरीके से इसकी चार्ज डेंसिटी निकालनी है सिग्मा 2, तो इसकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज बाय एरिया 4 पाई 2r²। ठीक, x की वैल्यू है 5q/3, तो 2 इंटू 5q/3 डिवाइडेड बाय 2 को बाहर रख देते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 पाई r²। ये स्टेप समझ में आया? 2 के स्क्वायर को 4, 4 को मैंने बाहर रख दिया तो 4 पाई r²। और मुझे ये देखना है कि सिग्मा होता है q/4 पाई r², और सिग्मा अगर q/4 पाई r² होता है तो क्या मुझे यहाँ q दिख रहा है और यहाँ 4 पाई r² दिख रहा है, इसको सिग्मा लिख सकते हैं। और ऐसे इसको सिग्मा लिखा तो क्या क्या फैक्टर बच गए, ऊपर 2 और 5 10, 10 बचा है, नीचे 3 और 4 12। क्या 10/12 सिग्मा आने वाला है? दैट इज 5/6 सिग्मा, इसका आंसर होगा। समझ में आई बात? तो सिग्मा भी निकालने को कह सकता है, आपको सिग्मा देकर फाइनल सिग्मा निकलवा सकता है। तो जब सिग्मा दिया होगा तो स्टेप समझना है। अगर हमको इनके चार्ज डेंसिटी दे दी गई है तो पहला स्टेप दोनों में चार्ज निकालो। ठीक है, चार्ज निकालने के बाद एक का चार्ज हमने Q मान लिया तो दूसरे का 4Q दिख रहा है हमें। अब चार्ज अगर हमको पता है Q और 4Q है तो टोटल चार्ज 5Q का है, और ये 5Q दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो फाइनली दोनों में चार्ज आ गया, और चार्ज को फिर से एरिया से डिवाइड किया तो हमको फाइनल सिग्मा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। 12:30 अभी नहीं हुआ, देखना नहीं आता है तुम्हें? हाँ, 6 मिनट बाकी है। मैं खाली देख रहा हूँ उससे कोई शॉर्टकट हो सकता है, खाली सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तरीका तो यही तरीका है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो, बट अगर मुझे कोई शॉर्टकट समझ में आता है जिससे क्वेश्चन हो पाए तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ।
ठीक है, ऐसा सच मुझे लगता नहीं कि फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट जो सिग्मा होता है, जैसे जब पोटेंशियल चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होते हैं। और हमने ये भी सीखा कि जो स्फेयर का पोटेंशियल होता है वो उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो चार्ज होता है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया था ना। तभी तो मैंने कहा कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, तो इसके पास चार्ज x है, तो इसके पास चार्ज 2x है। ठीक है, तो जिस रेशियो में रेडियस होते हैं उस रेशियो में उनके चार्जेस भी होते हैं। ठीक, लेकिन जो सिग्मा होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना छोटा स्फेयर होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर आप देखें तो जो सिग्मा आया है उसका रेशियो अगर तुम निकालो 5 सिग्मा बाई 3 और 5 सिग्मा बाई 6 का अगर तुम रेशियो निकालोगे तो तुम ये पाओगे कि ये सिग्मा है 2:1 के रेशियो में। सिग्मा जो है वो 2:1 के रेशियो पे है। मतलब अगर तुमने एक का सिग्मा निकाल लिया तो दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि जो सिग्मा होता है, पोटेंशियल अगर इक्वल है तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये तुमको बताया है मैंने, बट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस अगर 1:2 के रेशियो पे है, रेडियस अगर 1:2 के रेशियो पे है, तो सिग्मा 2:1 के रेशियो में। 2:1 क्या मतलब, ये उसका आधा होने वाला है ये, और उसका आधा होने वाला है तो उसका आ जाएगा 5 सिग्मा बाई 6 का आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर तक हम डायरेक्टली मुझे नहीं लगता है हम पहुंच सकते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट ये जरूर कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अब 1 मिनट बाकी है, लेकिन मैं छोड़ देता हूं क्योंकि अगला जो टॉपिक है, चार्ज ट्रांसफर करने का तीसरा तरीका इंडक्शन। और इंडक्शन अपने आप में थोड़ा बड़ा ही टॉपिक है, तो वो इंडक्शन में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कल की क्लास में। इंडक्शन के बाद शुरू हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ शुरू होते ही फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह की जो बातें हैं वो आएंगी। कूलम्ब्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, गॉस लॉ एंड डाइपोल। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें।